Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. So इससे previous lectures में हम लोगों ने accounting and auditing के accounting वाले portion के सारे syllabus को almost cover करने ही वाले हैं. बस दो चार और टॉपिक्स बचेंगे, उसके बाद आपकी अकाउंटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. Then we will proceed to the next part, that is auditing. So अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं बताऊंगी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द टॉपिक टारगेट कॉस्टिंग. टारगेट कॉस्टिंग का मतलब समझते हो, जहां हम टारगेट बनाते हैं या कॉस्ट को कवर करने की बात करते हैं, है ना, कि हम लोगों ने इतना कॉस्ट को कवर करना है. कॉस्ट और कॉस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी जुड़ा होना चाहिए. ये प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए? ये प्रॉफिट मार्जिन जेन्युइन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनएक्सटेंसिव वे में प्रॉफिट को गेन अप करो और ऐसा भी ना हो कि प्रॉफिट मार्जिन आपका जीरो हो, कॉस्ट भी आप कवर नहीं कर पा रहे हो. तो इस सर्कमस्टांसेस में हम टारगेट कॉस्टिंग को एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट्स क्या कहते हैं. नाउ टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर प्राइसिंग द प्रोडक्ट को आप क्या करोगे? प्राइस दोगे, ठीक है, टू कवर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड आर रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन. मैं जैसे कि बताया, एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा कम. while considering the competitors price, ऐसा ना हो कि competitors आपके 10 रुपीज प्राइस को सेटअप कर रहे हैं और आप उसी प्रोडक्ट के 15 रुपीज चार्ज कर रहे हो. तो इसका क्या मतलब है कि कॉम्पिटिटर्स के पास शिफ्ट हो जाएंगे आपके कस्टमर्स भी, ठीक है. तो आपका कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा. तो जब आप प्राइसिंग का सेटअप करोगे तो आप ये सोच के चलोगे कि वहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है कि प्रॉफिट का मार्जिन हो, और वो प्रॉफिट का मार्जिन इस तरीके से हो कि आपका जो प्राइस है वो बिल्कुल करेक्ट सेटअप हो सके कॉम्पिटिटर के प्राइस के हिसाब से. दिस हेल्प द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को रेलिवेंट बनाएगा इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट किस वे में चलेगा? बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव वे में चलेगा. ना टारगेट कॉस्ट का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्जिन. सेलिंग प्राइस में आप क्या करोगे? प्रॉफिट को घटा दोगे तो वो आपका टारगेट कॉस्ट आ जाएगा. नाउ द टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस हेल्पफुल होती है वेल टारगेटिंग अ मार्केट. जो टारगेटिंग कॉस्ट होती है या टारगेट कॉस्टिंग होती है, ये आपको एक मार्केट को जब हम टारगेट करते हैं जिसमें एक जैसे गुड्स हैं, होमोजीनियस गुड्स हैं, नीड टू मेंटेन अ सिमिलर प्राइस, जहां पे आपको सेम टाइप का प्राइस मेंटेन करना है कस्टमर को मेंटेन करने के लिए. और टू शिफ्ट टू अ न्यू ब्रांड, मैनेजर्स कैन फोकस ऑन लोअरिंग दियर प्रोडक्शन. मैनेजर्स क्या करता है? अपना प्रोडक्शन कम करता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करता है. इस वजह से दिस हेल्प इन डिसाइडिंग द फाइनल सेलिंग प्राइस एंड हेल्प्स द कंपनी प्रॉफिट. तो ये बेसिकली आपको किस में मदद कर रहा है कि जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो आपका जेन्युइन होना चाहिए और सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा किसके बेसिस पे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है. ये पॉइंट क्लियर हो गया. टारगेट जो प्रॉफिट होता है, टारगेट कॉस्टिंग होती है, ये टारगेट मार्केट को बेसिस पे रख के की जाती है और जिसका मेन मकसद ये होता है कि होमोजीनियस टाइप के प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जा सके. नाउ इट अलाउ मैनेजर, ये मैनेजर को मदद करता है कि वो ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, रॉ मटेरियल की चार्जेस को कंट्रोल कर सके और भी प्राइस के फैक्टर्स को कंट्रोल कर सके. they can introduce cost strategies early to control and bring efficiencies to प्रोडक्शन में अपनी एफिशिएंसी को लेके आ सके. मतलब इतनी बखूबी तरीके से आपको प्रोडक्शन करना है एफिशिएंट तरीके से ताकि उसका रॉ मटेरियल परफेक्टली बैलेंस हो,
ठीक है, और वेस्टेज कम से कम हो, तो टारगेट कॉस्टिंग इनको इन्फ्लुएंस करती है। ये ज़रूरी है कि आप प्रॉफिट को भी मेंटेन करो एक स्पेसिफिक लेवल के लिए। कंपनी कैन नॉट एक्सीड अ स्पेसिफिक प्रोडक्शन कॉस्ट लेवल। एक कंपनी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेवल को बढ़ा नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, एंटरिंग एन इंडस्ट्री लाइक एनर्जी, एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन। देखो, कभी भी आसानी से जब हम फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स है या कंस्ट्रक्शन है या आप बोल सकते हो एनर्जी टाइप के गुड्स हैं, तो वहां एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लार्ज कंपनीज विद अ फुट होल्ड ऑफ डिकेड्स ऑलरेडी डोमिनेटेड। इन टाइप की इंडस्ट्री के अंदर ये ऑलरेडी बहुत ही सालों से ये टाइप की इंडस्ट्री इस पे राज कर रही है ना। काफी सारी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन टाइप की एक्टिविटीज पे या आप बोल सकते हो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे राज कर रही हैं। द टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस अलाउ मैनेजर टू असेस द कंपटीशन एंड आल्सो होमोजेनियस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो हम क्या क्या ध्यान रखेंगे टारगेट कॉस्टिंग में? एक तो होमोजेनियस प्रोडक्ट एक टाइप के आइडेंटिकल हैं शेप, साइज और प्राइस वगैरह में, और प्रोडक्शन कॉस्ट का भी ध्यान रखें और प्रॉफिट सॉरी प्रॉफिट मार्जिन का भी ध्यान रख सके। टारगेट कॉस्टिंग के बिना कॉस्ट कंट्रोल की प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है और कम ओनली एट लेटर स्टेज व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट आर ऑलरेडी सेटल्ड। और ये तब आती है जब ऑलरेडी हम प्रोडक्शन कॉस्ट को सेटल कर चुके होते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टारगेट मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। अभी तक हम लोगों ने टारगेट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा। टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली ये था जहाँ पे सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देते हैं, और ये कहाँ कहाँ होमोजीनियस टाइप के गुड्स में लगते हैं। क्यों ज़रूरी है टारगेट कॉस्टिंग? क्योंकि हम कॉस्ट को बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से कॉम्पिटिटर के एस्पेक्ट के हिसाब से दिखा सके और हम एफिशिएंसी ला सके, वेस्टेज ना हो, है ना। तो टारगेट कॉस्टिंग इसलिए ज़रूरी है ना। ऑब्जेक्टिव्स, क्या मकसद है जब हम टारगेट कॉस्टिंग करते हैं? दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट एंड रिडक्शन मेथड, प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग कॉस्ट मैनेजमेंट एंड रिडक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, ये मेरा मेन मकसद होता है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई सेटअप करोगे तो आपका जो कॉस्ट है, आपका जो प्राइस सेटअप है वो बहुत ज़्यादा रहेगा और आपका कॉम्पिटिटर आपसे एक अपॉर्चुनिटी ग्रैप अप कर लेगा। एंड अगर आप प्रॉफिट मार्जिन कम रखोगे तो आप कंपनी के लिए, कंपनी के बेसिस पे सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे मार्केट में। तो लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट टू मीट सेटअप प्रॉफिट मार्जिन एंड कवर द कॉस्ट एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इंश्योरिंग द न्यू प्रोडक्ट, जब नए नए प्रोडक्ट आते हैं, मीट द एक्सपेक्ट क्वालिटी, डिलीवरी एंड प्राइसिंग लेवल, प्राइसिंग वगैरह लेवल भी डिसाइड होता है। नाउ टीम मोटिवेशन, टीम मोटिवेशन भी जरूरी है टारगेट कॉस्टिंग में। मोटिवेट द टीम टू फॉलो, आपने जो भी टारगेट प्राइस डिसाइड किया है ना, प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे, तो वो आपका काम है कि पूरी इंडस्ट्री या पूरा डिपार्टमेंट उस टारगेट कॉस्टिंग को फॉलो करे, उनको मोटिवेट करो। टेक्निक्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन डेवलपमेंट, दिस विल इंश्योर प्रॉफिट लेवल, ये प्रॉफिट लेवल आपका बढ़ाएगा। नाउ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए। टारगेट कॉस्टिंग स्ट्रेटेजी मदद करती है कंपनी को कि वो अच्छी खासी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस में दिखा सके और जिससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़े। इसमें तो कुछ भी इतनी दिक्कत नहीं है, कस्टमर तो सेटिस्फाइड रहेगा। कस्टमर का मेन मकसद होता है प्रॉफिट मार्जिन कम से कम रखो, क्वालिटी अच्छे से अच्छी दो, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे। देन ट्रैक कॉस्ट, टारगेट कॉस्टिंग इनेबल बिजनेस टू एनालाइज एंड मैनेज एक्सपेंसेस। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर आपका कॉस्ट वर्ड अटैच है और कॉस्ट के अंदर खर्चे भी इंक्लूडेड है, तो खर्चों को कम से कम करना है, वहां भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए चीजों की, तो अपने आप खर्चे क्या हो जाएंगे, कम से कम। दिस इंश्योर्स, इसका मतलब है जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल हो थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, जो पूरा प्रोडक्ट
लाइफ साइकिल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनको क्या कर पाओ आप हर एक स्टेज पे प्रॉफिटेबल बना पाओ ना, इम्प्रूविंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। अभी आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो इट्स नॉट अप टू अ शॉर्ट टर्म सिनेरियो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे काम करे। लॉन्ग टर्म सिनेरियो में आपका काम क्या होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल आउटकम के साथ निकलना चाहिए। टारगेट कॉस्टिंग स्ट्रैटेजी असिस्ट बिजनेसेस in ensuring long term profitability and sustainability। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रॉफिट कमा लिया और फ्यूचर में लोगों के लिए नुकसान दे रहा है। वो सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर को नजरअंदाज नहीं करना आपको, फ्यूचर को देखते हुए जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो वो कहलाता है आपका सस्टेनेबिलिटी। दिस इज बाय फोकसिंग ऑन अ प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द स्टार्टिंग से। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या इसकी खूबियां हैं, टारगेट कॉस्टिंग की क्या क्या खूबियां हैं, तो फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। नाउ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉर कंपनीज। कंपनीज के लिए आप कैसे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अरेंज करोगे, यूजुअली कंपनी सेटल दियर प्रोडक्ट प्राइसेस आफ्टर असेसिंग दियर प्रोडक्शन कॉस्ट। कंपनी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉस्ट को एनालाइज करती है और फिर उसके बाद एनालाइज करने के बाद प्राइस डिसाइड करती है और ब्रांड्स को एनालाइज करती है। द कंपनी प्राइसिंग डिटरमाइन rather than strict competitor adherence, yet the company becomes a price taker। कंपनी प्राइस टेकर बनती है टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम के द्वारा। आपको पता है ना, आप पढ़ते हो ना, एक डिफरेंट टाइप की मार्केट के अंदर, मार्केट कंपटीशन के अंदर एक परफेक्ट मार्केट होती है ना, परफेक्ट मार्केट, और एक कौन सी मार्केट होती है आपकी, परफेक्ट कंपटीशन बोलते हो, परफेक्ट कंपटीशन, और एक होती है आपकी मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रहते हैं और यहाँ पे होमोजीनियस टाइप का प्रोडक्ट रहता है, तो जो मार्केट है वो कौन सी होती है, एक परफेक्ट सिनेरियो में कवर करती है। और ये मार्केट जो है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस टेकर, क्योंकि लोगों को फुल नॉलेज होती है प्रोडक्ट की। अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो तो दे विल इजीली शिफ्ट टू द अदर वन, है ना, अदर प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन क्योंकि मोनोपोली ऐसी मार्केट होती है जहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा हाई नहीं होता, देयर आर फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स बहुत कम होते हैं, है ना, 1 और 2 सेलर्स होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, BSES वगैरह हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर मोनोपोली किस तरीके से काम करती है, प्राइस मेकर, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टैंडर्ड को, डिफरेंट प्राइस को सेटअप कर सकती है। तो इसीलिए ये कौन सी जो टारगेट कॉस्टिंग है, ये प्राइस टेकर है। समझ आ गया होगा आपको प्राइस टेकर मेरा क्या मतलब था। द मार्केट कंडीशन सेटल दिस प्राइस, मार्केट के हिसाब से ये प्राइस डिसाइड होता है, मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से ये प्राइस डिसाइड होता है। एंड द कंपनी हैज टू एडजस्ट इस प्रोडक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करना पड़ता है। तो यही है मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कि आप क्या करोगे, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो आपको टारगेट मार्केट सिंपली सेट करनी पड़ेगी ना। प्रॉफिट मार्जिन डिटर्मिनेशन, प्रॉफिट मार्जिन कैसे डिसाइड होगा, द सेलिंग प्राइस के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी आता है और कॉस्ट भी आता है। प्रॉफिट मार्जिन द कंपनी डिसाइड ड्यूरिंग द टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस। तो प्रॉफिट मार्जिन कब डिसाइड करोगे, जब आप टारगेट कॉस्टिंग कर रहे हो, तो प्रॉफिट मार्जिन आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, तो वो प्रॉफिट मार्जिन की डिटर्मिनेशन भी कहाँ से कैलकुलेट होती है, कहाँ से निकलेगी, फीचर्स ऑफ टारगेट मार्केट कॉस्टिंग। नाउ प्रोडक्ट कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी, ये तो आपने पढ़ लिया है ना, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है। प्रोडक्ट कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी, द टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम एक ऐसा मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करता है, प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करता है, बहुत सारे कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज का यूज करता है, ये टूल्स का यूज करता है, सो दैट कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी कंसीडर करे, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी डिक्लाइन ना करे
क्वालिटी भी अच्छी रहे और क्या रहे, क्वालिटी के साथ साथ आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन के बारे में बात करोगे, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करोगे और कॉस्ट भी कम होना चाहिए ना। कॉस्ट रिडक्शन टारगेट कॉस्टिंग का फीचर है, इसके अंदर हम डिफरेंस देखते हैं टारगेट और करंट प्रोडक्शन कॉस्ट में। देखो टारगेट मतलब मैंने इतना सोचा था, वही स्टैंडर्ड कॉस्ट की तरह आ गया ना, स्टैंडर्ड इज लाइक टारगेट। स्टैंडर्ड हमने एक बनाया था, टारगेट हमने बनाया था 10 रुपीज, लेकिन करंट में सिनेरियो 12 रुपीज का हो रहा है। तो इसके अंदर का हम डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। नाउ इंटीग्रेटेड टीम अप्रोच, इंटीग्रेटेड टीम अप्रोच का क्या मतलब है कि किस तरीके से आपकी मार्केट डिसाइड होगी। इंटीग्रेटेड अलग अलग टीम अप्रोच का कैसे इस्तेमाल होगा। टारगेट कॉस्टिंग फीचर्स के अंदर ऑल्सो फॉर्मिंग अ टीम, इट इंटीग्रेट एक्टिविटीज, जैसे मार्केटिंग आएगा उसमें, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, डिजाइन आएगा, मतलब एक तरीके से ये टीम की तरह काम करते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बेसिस पे आपकी टारगेट कॉस्टिंग डिसाइड होती है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, तो नंबर ऑफ थिंग्स में डिजाइन भी अटैच हो रखा है, मार्केटिंग भी, मैन्युफैक्चरिंग भी। दिस फुलफिल्स कस्टमर डिमांड एंड कॉस्ट लेवल, ये कस्टमर की डिमांड और कस्टमर की कॉस्ट लेवल को ध्यान रखती है। फोरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। फोरकास्टिंग मतलब पहले से ही आप एनालाइज कर रहे हो टारगेट मार्केटिंग के बारे में, पहले से ही एनालाइज कर रहे हो, फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हो, यही तो हो गया फोरकास्टिंग। और फ्यूचर की प्रेडिक्शन के बेसिस पे आप आसानी से डिसीजन ले सकते हो प्रोडक्ट का। टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस रिक्वायर फोरकास्टिंग एंड डीप एनालिसिस, रिसर्च वगैरह भी इसमें अच्छी खासी की जाती है। नाउ प्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर सेटिंग प्रोडक्शन टारगेट while adhering to the relationship between price and output volume, प्राइस और आउटपुट वॉल्यूम के बारे में भी बात होती है। नाउ टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस, अब एक प्रॉपर सिनेरियो है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। इसके बेसिस पे प्रोसेस आजकल बहुत पूछी जा रही है एग्जाम के फ्रेम से। क्या करते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की स्टेप्स को इधर उधर फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर उनकी अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं। नाउ स्टेप 1 की बात करूं तो मार्केट की रिसर्च करोगे आप, पहले ढूंढोगे ना, आइडेंटिफाई करोगे ना डिफरेंट टाइप की थिंग्स को। द कंपनीज फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले मार्केट की नीड्स को समझोगे, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझोगे और वहां पे रिसर्च करोगे। आपकी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग वगैरह जो है ना, वो आपका रिसर्च के टाइम पे ही देखा जाता है कि आप कौन से सेगमेंट को चूज करना चाहते हो। अगर आप इस टाइप के सेगमेंट को चूज करते हो तो आपको इतनी फंडिंग्स देनी पड़ेगी, आपका बजट इतना करीबन करीबन होना चाहिए। It allows the management to understand more about their competitor. जब आप मार्केट रिसर्च करोगे तो आप मार्केट की नीड्स को, ज़रूरतों को समझोगे, ज़रूरतों को समझोगे, उनकी एक्सपेक्टेशन समझोगे और एक्सपेक्टेशन के अलावा आप ये भी ध्यान रखोगे कि कॉम्पिटिटर के साथ आपका क्या रिलेशन है ना। कॉम्पिटिटर कितना प्राइस रख रहा है, कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है, प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस पॉइंट। दिस इनेबल्स द मैनेजमेंट, ये मदद करता है मैनेजमेंट को समझने में मार्केट की ज़रूरतों को, नए प्रोडक्ट में जाना है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ये सब हम समझते होते उसमें ना। मोर ओवर थ्रू रिसर्च, रिसर्च के अलावा ये समझते हैं हाउ मच कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख करके, सर्वेज के थ्रू, रिसर्च के थ्रू हम ये समझते हैं कि डिफरेंट टाइप की अगर आप क्वालिटी कस्टमर को दे रहे हो तो वो कितना पे अप करने के लिए तैयार हैं। नाउ दिस इज द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ प्राइस स्ट्रैटेजी, ये प्राइस स्ट्रैटेजी का मकसद होता है। तो मार्केट रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। मार्केट रिसर्च में मार्केट की ज़रूरतों को समझ रहे हो, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझ रहे हो, कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए चल रहे हो, कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्राइसिंग रख रहा है, उन सब की हम बात करते हैं। नाउ मैक्सिमम कॉस्ट एंड प्राइसिंग,
कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉस्ट रख रहे हो या प्राइस, द कंपनी हैज़ टू डिसाइड, कंपनी ये तय करता है प्रॉफिट के मार्जिन को एंड सेट लिमिट्स फॉर इट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगी टू सेट एन इफेक्टिव टारगेट प्राइस। द टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले सारी की सारी कॉस्ट आती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर चार्जेस, मार्केटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो 2 स्टेप हमने पढ़ लिए। एक स्टेप था मार्केट की रिसर्च करेंगे और फिर कितना रिसर्च करने के बाद मैक्सिमम कितनी से कितनी आप कॉस्ट रख सकते हो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ स्टेप नंबर 3 इज प्रोडक्ट क्रिएशन। अब आप प्रोडक्ट के प्राइजेस को, कॉस्ट को आपने जस्टिफाई कर दिया, अब प्रोडक्ट की क्रिएशन कैसे होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी इम्प्रोवाइज्ड होनी चाहिए, टाइम टू टाइम आप अपडेट करने चाहिए उनके सेक्शन को। नाउ द कंपनी इंजीनियरिंग डिजाइन डिपार्टमेंट कोलैबोरेट्स टू क्रिएट परफेक्ट प्रोडक्ट। बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे आप दैट मीट्स द मार्केट डिमांड। सारी की सारी आप कस्टमर की फीचर्स को समझो, फीचर्स को प्रोडक्ट के अंदर एनालाइज करो। टारगेट जो है वो ये है कि प्रोडक्ट को, the target is to create the product at a price point that covers the cost, has a decent profit margin, प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक होना चाहिए, सारी की सारे फीचर्स कंपनी में जो भी मार्केट के अंदर फीचर्स चाहिए जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें वो सब के सब फीचर्स आने चाहिए। नाउ स्टेप नंबर 4 इज एनालिसिस एंड एडजस्टमेंट। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 था मार्केट रिसर्च, रिसर्च के बाद आपने क्या किया, कॉस्ट, मैक्सिमाइज कॉस्ट कितनी हो सकती है ना। फिर उसके बाद आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा प्रोडक्ट को कैसे बनाओ, क्रिएट, प्रोडक्ट की क्रिएशन कैसे करो। अब क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इतनी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडजस्टमेंट अलाउड हो। प्रोडक्ट बनने के बाद मैन्युफैक्चर हो गया है, मैनेजमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा प्राइसिंग पॉइंट्स को, कॉस्ट को। अब देखो क्या होता है, एक प्राइस डिसाइड होता है प्रोडक्ट बनने से पहले का, ये वाला, ये टारगेट होता है पहले का, मैक्सिमम कॉस्ट प्राइसिंग कितनी आ रही है। एक होता है प्रोडक्ट के क्रिएट होने के बाद का क्या हो सकता है। तो इफ दे एक्सीड द सेट लिमिट्स दे मे हैव टू रीडिजाइन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रीडिजाइन करोगे और तरीका फाइंड आउट करोगे टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएटिंग विद रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के साथ नेगोशिएट करो, नेगोशिएट मतलब पैसे कम करो वहाँ पे, सप्लायर्स और कटिंग मार्केट कॉस्ट। आइदर वे फ्रीक्वेंट एनालिसिस इज एसेंशियल टू मेक एडजस्टमेंट फॉर अचीविंग द टारगेट सेट बाय द कंपनी टू डेवलप प्रॉफिटेबल इनटू न्यू टारगेट कॉस्टिंग। न्यू मार्केट के अंदर अगर आप एंटर होना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। नाउ आपका प्रोडक्ट बन गया, आपने एडजस्टमेंट भी कर ली, एनालाइज भी कर लिया। नाउ डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट, ऐसा हो सकता है कि देयर इज़ अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन, क्योंकि प्रोडक्ट आपका बन चुका है, प्राइस प्रोडक्ट का सेट हो चुका है, एडजस्टमेंट आपने कर ली है, लेकिन फिर भी इट क्वाइट बी पॉसिबल कि देयर इज़ अ नीड एंड इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन। द कंपनी हैज़ टू एडहेयर टू द मार्केट रिक्वायरमेंट एज वेल एज टारगेट कॉस्ट। जो ट्रायल होगा वो प्रोडक्ट के डिज़ाइन के ऊपर होगा, उसको टेस्ट किया जाएगा। ये जो ट्रायल है वो तब खत्म होगा अगर डिज़ाइन समझ लेता है बोथ द कॉस्ट एंड कस्टमर नीड। जो आप डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहे हो ये कस्टमर को भी समझ आ रहा है और कॉस्ट भी इसके अंदर मिनिमम आ रही है, तब तक आप डिज़ाइन की इम्प्रूवमेंट करते रहोगे। नाउ मैनेजमेंट अप्रूवल, मैनेजमेंट कैसे संभालोगे, द इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन टीम हैज़ टू टेक द अप्रूवल ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब हमने डिज़ाइन वो फिक्स कर लिया जिसमें आपकी कॉस्ट मिनिमम आ रही है और प्रॉफिट आपका बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में है। दे हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट, वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देगा जिसमें उसने डिज़ाइन की बहुत सारे प्रोसेस कर रखे हैं, टेस्टिंग कर रखी है ना, कॉस्ट वेरिएबल को इंक्लूड कर रखा है।
फिर स्टेप 6 में आप क्या कर रहे हो, स्टेप 6 की बात कर चुकी, मैनेजमेंट अप्रूवल। अप्रूव होने के बाद आप मेंटेनेंस को, जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी मेंटेनेंस वगैरह को रिकॉर्ड करोगे। प्रॉपर अकाउंटिंग रिपोर्ट ज़रूरी है प्रोडक्ट के लिए, चेक करने के लिए अगर जो कॉस्ट है वो बेहतरी से सेट हो रही है स्टैंडर्ड्स पे। इफ़ दे एक्सीड द लिमिट्स, अगर वो लिमिट्स ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्ट डिज़ाइन वुड रिक्वायर चेंजेस एंड रिटर्न टू द ट्रायल स्टेज। और अगर वो मेंटेन हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज उसको वापस ट्रायल स्टेज के लिए भेज दिया जाएगा। एंड लास्ट वन, जब आप ट्रायल, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड बार बार यूज कर चुके हो तो आप इम्प्लीमेंट कर दोगे अपनी स्ट्रेटेजीज को। वंस द डिजाइन को अप्रूव कर दिया, वो मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉस्ट भी मिनिमम आनी चाहिए और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों को वो मीट अप कर पा रहा है तो उस केस के अंदर जो आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। रेगुलर चेक किया जाएगा बुक्स को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, और फिर भी अगर कुछ असेंशियल स्टेप्स लेने की रिक्वायरमेंट होगी तो आपके स्टेप्स लिए जाएंगे। नाउ फिर इसके बाद इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, वेट करना बेटा, स्टेप्स नंबर 8, ये आपका क्या आ गया, ये फायदे आ गए। टारगेट कॉस्टिंग के बेनिफिट्स, ठीक है, ये बेनिफिट्स है, नोट डाउन कर लो आप लोग। एडवांटेजेस बोल सकते हो, बेनिफिट्स बोल सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है क्योंकि आप बार बार बेसिस पे कॉस्ट की रिड्यूस कर रहे हो, कॉस्ट रिडक्शन कर रहा है तो प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता है। नाउ इनोवेशन, नए नए टारगेट कॉस्टिंग के थ्रू आप कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप बार बार डिज़ाइन कर रहे हो, रीडिज़ाइन कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो इनोवेशन आपका आता है। प्रोडक्ट अराउंड द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट, कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है, कस्टमर्स फील वैल्यूड, कस्टमर को वैल्यूड फील होता है एज द प्रोडक्ट इज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग वाइल कंसीडरिंग देयर नीड्स। कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है जब उनकी ज़रूरतों को देख के हम लोग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस, बहुत ही बेहतरी तरीके से प्रोडक्शन होती है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट को ध्यान रखा जाता है, वेस्टेज को ध्यान रखा जाता है। टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम मदद करता है कंपनी को कि डेवलप करे मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस एज इट हैज़ टू असेस, इसके अंदर सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखा जाता है हर स्टेज के अंदर। ना नुकसान क्या क्या है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ये कैलकुलेट करना सेलिंग प्राइस क्या रहेगा बिफोर, पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है। दैट इनकैप्सुलेट द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड रूम फॉर अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी। टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर फोकस करता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए नहीं होता। पैसा, मनी, है ना, और आप बोल सकते हो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी अच्छी नहीं होती। दिस सिस्टम रिक्वायर लॉट ऑफ इन डेप्थ अपफ्रंट वर्क टू इम्प्लीमेंट इट, डिफ़िकल्ट है इसका मैनेज सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे प्रोडक्ट लाइन सिंगल नहीं रहती, प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट होती है। ओवरलैपिंग प्रोडक्शन प्रोसेस माइट फाइंड इट सिस्टम डिफिकल्ट, और ये क्या होता है बड़ी कंपनी के लिए ये थोड़ा सा नुकसान वाला काम होता है। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, कंसीडर दिस एग्जाम्पल टू बेटर अंडरस्टैंड द टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का एक एग्जाम्पल समझते हैं और समझोगे आप कि इसको किस तरीके से फ्रेम किया गया है। तो जैसे सबसे पहले एक कंपनी है XYZ इन द टेक्नोलॉजी डोमेन सेल्स मोबाइल फोन थ्रू थॉरो, बहुत सारी मार्केट रिसर्च करने के बाद टारगेट सेलिंग प्राइस मैंने डिसाइड हुआ 20,000 मोबाइल फोन का। कंपनी कवर कर रही है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट और कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी एट दिस टारगेट प्राइस। इस टारगेट प्राइस के ऊपर जो कंपनी है वो कॉस्ट भी कवर कर रही है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन भी। अगर कंपनी प्लान करती है कि प्रॉफिट मार्जिन 20% हो तो मैक्सिमम प्रोडक्शन 20% अगर हो
तो 220,000 का 20%, 4,000 क्या हो गया प्रॉफिट। अगर वो 4,000 प्रॉफिट रख रही है तो कितनी कॉस्ट हो गई, 16,000 माइनस कर दो। देयरफॉर कंपनी को मोबाइल फोन कहीं ना कहीं 16,000 में ही बनाना पड़ेगा, और 16,000 में एक टारगेट डिसाइड हो गया कि आपको कॉस्ट इतनी ही रखनी है। ठीक है, रॉ मटेरियल भी आएगा इस 16,000 में, लेबर कॉस्ट भी आएगा, इंजीनियरिंग स्टाफ की सैलरी भी आएगी। इफ द कंपनी प्लान टू ऐड फीचर्स, अगर कंपनी फीचर्स डालना चाहती है, इट मस्ट कंसिडर द इफेक्ट द सेलिंग प्राइस एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत अच्छी खासी डिमांड हो रही है और आपने 1,000 बढ़ा दिया उसकी सेलिंग प्राइस पे, प्राइस ऑफ द स्मार्टर फोन ₹3,000, इट वुड बी प्रॉफिटेबल टू ऐड टू द प्रोडक्ट। 1,000 आप कॉस्ट पे बढ़ा रहे हो और 3,000 प्रॉफिट पे बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर ये मार्केट में डिमांड आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा हो रही है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो टारगेट कॉस्टिंग इज बेसिकली आपने एक टारगेट प्राइस डिसाइड किया, टारगेट प्राइस के बेसिस पे आपने प्रॉफिट मार्जिन अलग किया, और प्रॉफिट मार्जिन घटाने के बाद अब जो वैल्यू आ रही है दैट इज 16,000 जो आई थी इसमें, उस कॉस्ट के अंदर अपनी कहीं ना कहीं कॉस्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली टारगेट कॉस्टिंग का बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस हो गया। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से, या तो फिर अगर आपको कोई भी और डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स की या यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप लोगों को उसका रिवर्ट जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।